नमस्ते दोस्तों। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 बिजनेस स्टडीज क्लास 12th का, जो कि ऑर्गेनाइजिंग। इस समय हमारे 5 चैप्टर्स यानी कि मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस पे हम चल रहे हैं, जो कि चैप्टर 4 प्लानिंग, 5 ऑर्गेनाइजिंग, 6 स्टाफिंग, 7 डायरेक्टिंग और 8 कंट्रोलिंग। ठीक है। सिमिलरली जैसे हमने प्लानिंग पढ़ा था वैसा ही ऑर्गेनाइजिंग है, उसका मीनिंग है, उसके स्टेप्स हैं, उसकी इंपॉर्टेंस है। कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर किस किस तरीके के होते हैं, जैसे वहाँ पे प्लान्स कई तरीके के थे, और अथॉरिटी का डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन एक्सेट्रा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग क्या है? देखिए, जब हम प्लान बना लेते हैं ना, आफ्टर द प्लान्स हैव बीन ड्रॉन, द सेकंड इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज ऑर्गेनाइजिंग। सेकंड फंक्शन है, इंपॉर्टेंट कहिए ना कहिए, फंक्शन तो है ही सेकंड, है ना। तो और इम्पोर्टेंट तो सभी होते हैं। आप भी इम्पोर्टेंट, हम भी इम्पोर्टेंट, आपके दोस्त भी इम्पोर्टेंट। The activities of an enterprise must be organized in such a manner that plans can be successfully implemented, है ना। भाई हमें फर्नीचर चाहिए, हमें बिल्डिंग चाहिए, हमें जो है कुछ स्ट्रक्चर चाहिए है, फिजिकल स्ट्रक्चर जो दिख सके, टैंजिबल। तो हम एक तरीके से अपने लिखे हुए प्लान्स को फिजिकली उसको उतार रहे हैं, है ना, उसको एक रूपरेखा दे रहे हैं। इसको ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं। ठीक। किस पोस्ट, कौन कौन सी पोस्ट होंगी, किस पे कौन काम करेगा, है ना। एग्जैक्टली कौन व्यक्ति नहीं, लेकिन हाँ, जैसे मान लीजिए 5 डिपार्टमेंट्स होंगे, उनके क्या नाम होंगे। हर 5 डिपार्टमेंट में एक डिपार्टमेंटल हेड होगा, उसके अंडर 4 जो है सुपरवाइजर्स होंगे। उन सुपरवाइजर के अंदर किसी डिपार्टमेंट में हमने लिख दिया कि इस डिपार्टमेंट में 20-20 एम्प्लॉय की जरूरत है, हर सुपरवाइजर के अंदर इसमें 5-5 एम्प्लॉय की, है ना। इस तरीके से ये सब कुछ करना, ये ऑर्गेनाइजिंग कहलाता है। ठीक। जो भी रिसोर्सेज हैं, पैसे कलेक्ट होंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट होगा, कहाँ से होगा, कैसे होगा। ठीक। ये सब कुछ ऑर्गेनाइजिंग कहलाता है। क्या क्या स्टेप्स हैं? आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। क्या क्या काम होना है, कौन कौन कर सकता है ना, कितना कौन कर पाएगा, डिवीजन उसका। डिपार्टमेंटेशन एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन, मतलब कि अलग अलग डिपार्टमेंट जो हमारे बनेंगे और उसमें ग्रुप्स बनेंगे। ठीक है, जैसे कि परचेज, मार्केटिंग, फाइनेंस, है ना। कुछ प्रोडक्ट्स हो गए, अप्लायंसेस, क्लोथ, कॉस्मेटिक्स। टेरिटरी हो गई, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट। इस तरीके से डिवाइड हो सकते हैं। बहुत बड़ी कंपनी है ना, तो वो पहले नॉर्थ, साउथ, वेस्ट में डिवाइड हो सकती है, या पहले किसी एक फंक्शन, वो पहले फंक्शंस वाइज डिवाइड हो सकती है, फिर उसके अंदर डिवीजन होंगे, है ना, प्रोडक्ट्स के एक्सेट्रा। जैसे पतंजलि है आपका, वो पूरे कंट्री में काम कर रहा है, तो नॉर्थ, साउथ, वेस्ट में भी डिवाइडेड होगा। उसके अंदर परचेज, मार्केटिंग, फाइनेंस के भी डिपार्टमेंट होंगे। उसके अंदर अप्लायंसेस, अप्लायंसेस तो नहीं होता है ना पतंजलि का, सॉरी, स्पाइसेस, मेडिसिन और एफएमसीजी, जो आपका जैसे ना टूथब्रश, सॉरी टूथपेस्ट, सर्फ, सोप, शैम्पू एक्सेट्रा आ जाता है ना। तो उसमें डिवाइड कर दिया इन्होंने। ठीक। फिर असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी की, ये इसमें एक मैनेजर होगा, वो ये काम करेगा, उसमें वो सुपरवाइजर होगा, वो ये इतने लोगों को देखेगा, है ना, ये सब चीज़ें। स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, कौन सा डिपार्टमेंट किसको रिपोर्ट करेगा, कौन सा मैनेजर किसको रिपोर्ट करेगा, है ना। कौन किसके प्रति अकाउंटेबल होगा, किसको किससे ऑर्डर्स लेने हैं, है ना। ये सब चीज़ें डिफाइन करना चौथा स्टेप होता है आपका, आखिरी। ठीक। तो क्या क्या हो गया? आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन, पहले आपने काम तय किया, डिवाइड किया, डिपार्टमेंट बनाए, फिर ड्यूटी असाइन की कि ये क्या काम करेगा, वो ये काम करेगा। ठीक है। और उसके बाद इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, है ना, किससे ऑर्डर लेगा, किसके प्रति अकाउंटेबल होगा, वो आप इसमें फ्रेम कर देते हो पूरी तरह से। क्या क्या ऑर्गेनाइजिंग की इंपॉर्टेंस है? देखिए, बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, यानी कि जो जिसमें स्पेशलाइज्ड है, जो सब डिपार्टमेंट जिस चीज़ के लिए बना है, वो उसमें अच्छा काम कर सकता है। क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, आ गया कि जो स्टाफ आएगा हमारा, जो भी पूरी कंपनी बनेगी, क्रिएट होगी, वो उसके पास एक क्लैरिटी होगी कि भाई हाँ, हमें इनसे काम लेना है, इनको काम देना है। और अगर हम एक चेन में बंधे हुए हैं, तो किस स्टेप पे हम आ रहे हैं, कौन हमारे पहले है, कौन हमारे बाद है, ये सब क्लियर रहता है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन हो पाता है ऑर्गेनाइजेशन की वजह से। इसके एडेप्टेशन टू चेंज, ऑर्गेनाइजिंग किस चीज़ में हेल्प करता है कि इंटरप्राइज जो है चेंजिंग इन सर्कमस्टांस के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर पाए। ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग भी एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, तो इसीलिए ये भी चलता रहता है और समय के हिसाब से बदलाव लाने में मदद करता है। इसके बाद आता है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन जो
इफ़ेक्टिव हो, समय पे काम निकालना जानता हो, गलतियाँ पकड़ना जानता हो, गलतियाँ करने से अगली बार बचे, उसके लिए कुछ चीज़ें कर सकता हो, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, जो भी हमारा स्टाफ हो आगे जाके उसको ट्रेन करना है, उसको जो है क्या कहते हैं कि कहीं पे उसकी स्किल्स में इम्प्रूवमेंट लाना है, या उनको अगर मेडिकल फैसिलिटी, स्कूल बच्चों के लिए स्कूल जाने की फ़ीस की फैसिलिटी है ना, क्वार्टर्स रहने के लिए एक्सेट्रा, इस तरीके की चीज़ों का डेवलपमेंट। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस लगातार चलता रहता है। फर्म को जब भी बढ़ना होता है तो ये ऑर्गेनाइजेशन ही है जो उसकी ऑर्गेनाइजिंग स्टेप ही है जो उसकी मदद करता है, ठीक। अब आता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, यानी कि एक पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप अलग अलग पोजीशन के बीच में, और क्या हो सकता है ना, उसको हम स्ट्रक्चर कहते हैं। मैनेजर, नॉन मैनेजर्स, सभी तरीके के एम्प्लॉयज़ अपनी जॉब्स कैसे करें, कहाँ पे करें, ठीक है, क्या उनके बीच में कनेक्शन बैठेगा, वो सब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहलाता है। ये एक फ्रेमवर्क है मैनेजर और ऑपरेटिंग टास्क परफॉर्म करने के अंदर का, ठीक। ये पीपल, वर्क और रिसोर्सेज के बीच का रिलेशनशिप तय करता है। ये डायनामिक एनवायरनमेंट में ऑपरेट करने के काम में आता है। नीड क्या है इसकी भाई, क्यों ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हमें चाहिए होता है। अब कोई वन मैन बिजनेस है, सिंगल क्या बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप का, तो उसमें हमें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सारी एक्टिविटीज़ ओनर अकेले खुद करता है। लेकिन जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बढ़ता है, बड़ा बनता है, वैसे वैसे क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन बैठाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, फंक्शंस के बीच में, अलग अलग लोगों के एक्टिविटीज़ के बीच में। तो उसको स्मूथ करने के लिए और इन्वायरमेंटल चेंजेस को फेस करने के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने स्ट्रक्चर पर ध्यान दे। इट अलाउज correlation and coordination among human, physical and financial resources and enables a business enterprise to achieve desired goal, ठीक है। केवल ह्यूमंस ही नहीं, फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है उनके बीच में भी समन्वय बैठाता है, कोऑर्डिनेशन बैठाता है, ठीक है। ये सब फायदे हैं इसके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के। इंपॉर्टेंट क्या है देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देखा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा एक, उसके नीचे एक एमडी होगा, एमडी के अंदर प्रोडक्शन मैनेजर, परचेज मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर होगा। प्रोडक्शन मैनेजर के अंदर फैक्ट्री वाला भी होगा, स्टोर वाला भी होगा। फैक्ट्री मैनेजर के अंदर एक दो फोरमैन होंगे। परचेज मैनेजर के अंदर एक परचेज ऑफिसर होगा और एक उसका असिस्टेंट होगा। फाइनेंस मैनेजर के अंडर एक अकाउंट्स मैनेजर होगा और एक ऑडिट मैनेजर होगा जो चेक बैठाएगा। मार्केटिंग मैनेजर एक सेल्स वाला होगा और एक रिसर्च किया और क्या क्या किया जा सकता है, ठीक है। इस तरीके से मैंने पूरा अपना स्ट्रक्चर बना लिया। तो एक तो होता है ये फंक्शनल और दूसरा होता है डिविजनल। फंक्शनल क्या होता है, बिल्कुल जैसे अभी ऊपर था कि मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर के अंदर परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, फंक्शन पे बेस्ड जो होगा वो फंक्शनल स्ट्रक्चर होगा, और जो प्रोडक्ट बेस्ड होगा वो डिविजनल स्ट्रक्चर होगा। देखिए यहाँ पे, हाँ, when jobs related to one product are grouped under one, it is termed as division structure, ठीक है। जैसे कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट, गारमेंट डिपार्टमेंट, फुटवेयर डिपार्टमेंट, मान लीजिए कोई है कंपनी और केमिकल डिपार्टमेंट, वही सारी चारों चीज़ें बना रही है, तो उसका प्रोडक्शन, परचेज, फाइनेंस, मार्केटिंग सब इसके अंदर ही हो रहा है। डिपार्टमेंट किस पे बन गया, प्रोडक्ट पे बेस में, ठीक है। ये होता है डिविजनल। वापस चलते हैं, जरा इसको अच्छे से समझते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर को। देखिए सूटेबिलिटी, जब ऑर्गेनाइजेशन का साइज बहुत बड़ा हो तो फंक्शन डिवाइड कर देना बेहतर है। जब ऑर्गेनाइजेशन को बहुत तरीके की एक्टिविटीज करनी हो, है ना, तो आप हर एक्टिविटी का एक या हर सिमिलर एक्टिविटीज का एक डिपार्टमेंट बना दोगे। फिर आता है जब टास्क जब मांग रहा हो कि अच्छे स्पेशलाइजेशन हो सामने वाले के पास, तो आप क्या करोगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन के जो एक्सपीरियंस लोग हैं, स्किल्ड लोग हैं, उन्हें रिक्रूट करोगे, ठीक है। सेल्स वाले में सेल्स में जो स्पेशलाइज्ड है उसको रिक्रूट करोगे। तो इसीलिए जब हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन की जरूरत हो तो आप फंक्शन बेस्ड डिवीजन करते हो। तो फायदे क्या है, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन हो जाता है, जो भाई अगर पहले नहीं भी एक्सपर्ट था तो वो करते करते एक्सपर्ट हो जाता है, एक ही काम को बार बार कर रहा है एक ही तरीके के। इफेक्टिव कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल करना और कोऑर्डिनेशन बैठाना आसान हो जाता है। इम्प्रूव्स एफिशिएंसी, इससे क्या होता है, काम थोड़ा सा सही समय पे और अच्छा होता है। अवॉइड्स डुप्लीकेशन, डुप्लीकेट नहीं होता क्योंकि एक तरीके का काम एक ही डिपार्टमेंट के पास है, ठीक। तो ऐसा नहीं हो सकता कि गलती से दो लोग कर दे से। ईज एंड ट्रेनिंग, किसी भी चीज को भी ट्रेनिंग देनी है किसी नए व्यक्ति को, नए रिक्रूट को, तो बहुत आसान है। आपको जिस डिपार्टमेंट या जिस फंक्शन की ट्रेनिंग देनी है उसी फंक्शन के डिपार्टमेंट में उसको भेज दो, वो चारों ओर वही काम रोज होता दिखेगा तो अपने आप ही सीख जाएगा, बाकी उसको सिखाया तो जाएगा ही ऑब्वियसली।
प्रॉपर अटेंशन, है ना। फंक्शन स्ट्रक्चर में क्या होता है कि एक अपने फंक्शन पे हर डिपार्टमेंट जो जिस भी फंक्शन पे वो काम कर रहा है उस पर पूरा का पूरा ध्यान दे पाता है। नुकसान क्या है, फंक्शनल एम्पायर, कई बार ऐसा हो जाता है कि जो है पूरा एंटरप्राइज का उस हिस्से का भार उसी फंक्शनल हेड पे आ जाता है और वो उसे कई बार झेल नहीं पाता है। साथ ही साथ कोऑर्डिनेशन बैठाना थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे परचेज डिपार्टमेंट है और उसके बाद मान लीजिए एक स्टोरेज डिपार्टमेंट है, तो अब स्टोरेज कितना होना है, क्या होना है, कब होना है, इसके लिए उन दोनों को आपस में कोऑर्डिनेट करने की बहुत ज़रूरत है। लेकिन कई बार ये चीज़ें मुश्किल हो जाती है क्योंकि इंटरेस्ट का भी कन्फ्लिक्ट रहता है भाई। ठीक, दोनों को ही फंड चाहिए, दोनों को ही स्टाफ चाहिए, दोनों को ही मतलब हर डिपार्टमेंट को चीज़ें चाहिए, लेकिन जो है मिल किसी एक को ज़्यादा रही एक को कम, तो प्रॉब्लम होती है ना। इनफ्लेक्सिबिलिटी, जो व्यक्ति जिस डिपार्टमेंट में काम करता आ रहा है वो उसी का ही काम सीख पाता है और बाकी चीज़ें नहीं सीख पाता है ना। तो फ्लेक्सिबल नहीं बन पाता है वो। और इस वजह से क्या होता है कि जो फंक्शनल हेड होते हैं वो मिडिल लेवल में ही रह जाते हैं और टॉप लेवल मैनेजमेंट में नहीं पहुंच पाते, क्योंकि टॉप लेवल मैनेजमेंट में पहुंचने के लिए आपको हर तरीके का काम आना चाहिए। डिफिकल्ट टू होल्ड अकाउंटेबल, अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम फंस जाए जैसे कि इफ अ कंपनी हैज नॉट अचीव अ सेल्स टारगेट देन इट इज नॉट सर्टेन वेदर द फेलियर इज ड्यू टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट। सही बात है, जो सामान बना उसकी क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी, उसके उसमें कुछ कमी रह गई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की वजह या सेल्स डिपार्टमेंट की खुद की गलती है कि वो सामान बेचना नहीं आ रहा है उसको, आप तय नहीं कर पाओगे कि क्या प्रॉब्लम किसकी वजह से है ना। या तय कर भी लोगे अगर ओरली तो आप उसको फिक्स नहीं कर पाओगे, सामने वाले को प्रूव नहीं कर पाओगे। इसके क्या फायदे भाई, अभी यही चलने पड़ा। फायदे और नुकसान। अब आते हैं डिविजनल में। जैसा कि मैं जाना है कि कॉस्मेटिक, गारमेंट, फुटवेयर, यानी जो भी 4-5 प्रोडक्ट्स में काम कर रही है एक फर्म, उस पर हमने प्रोडक्ट्स की कैटेगरी डिवाइड कर दी। जैसे नेस्ले है, वो नेस्कैफे कॉफी भी बना रही है और मैगी का नूडल्स भी बना रही है, प्लस मैगी का वो अलग से मसाला, सॉसेस, ये सब भी बना रही है। ठीक है, पास्ता वगैरह रेडीमेड। तो इस तरीके से नेस्ले बहुत चीज़ों पे काम कर रही है। अब उसका डिपार्टमेंट ऐसे डिवाइड होंगे कि भाई नेस्कैफे डिपार्टमेंट अलग, मैगी जो नूडल्स हैं उसके डिपार्टमेंट अलग, और मैगी ब्रांड के अंदर चल रहे हैं जो छोटे छोटे कई सारे प्रोडक्ट्स हैं वो अलग। सूटेबिलिटी, जब बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट हो तो डिविजनल स्ट्रक्चर ही बढ़िया रहता है। जब वो कई सारे डिपार्टमेंट फ्यूचर में ऐड करना चाहती है तो डिविजनल स्ट्रक्चर बेटर है, क्योंकि जब आप एक बार फंक्शन के बेस पे डिवाइड कर चुके होगे तो फंक्शन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ सकते, लेकिन आप सोच रहे हो कि फर्म बढ़ेगी तो हम डिपार्टमेंट बढ़ा देंगे, तो डिपार्टमेंट आप उसमें नहीं बढ़ा पाओगे। और आप ये भी नहीं कर सकते कि 2 परचेज डिपार्टमेंट, 2 सेल्स डिपार्टमेंट, 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये भी बहुत गलत हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन बहुत खराब हो जाएगा। तो इसलिए डिविजनल स्ट्रक्चर बेस्ट है, क्योंकि जैसे जैसे आपकी रेंज बढ़ती जाएगी, आप और गुड्स और मार्केट में एंटर करते जाओगे, आप डिवीजन बढ़ा सकते हो। ठीक है, प्रॉफिट लॉस डिटरमाइन करना सबका अलग अलग आसान हो जाता है ना, क्योंकि कौन सा प्रोडक्ट अच्छा चल रहा है कौन सा नहीं चल रहा है ये आप इजीली पता लगा पाते हो और जिम्मेदारी तय कर पाते हो, अकाउंटेबिलिटी तय कर पाते हो, ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी। प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, उस प्रोडक्ट में स्पेशलाइज हो जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी, भाई अगर किसी को परचेज काम आ गया, फिर वो फंक्शन में शिफ्ट हो गया, फिर सॉरी वो प्रोडक्शन में शिफ्ट हो गया, फिर वो सेल्स में शिफ्ट हो गया, क्योंकि वो जिस डिपार्टमेंट के अंडर में वो एक प्रोडक्ट का है। और जब आपको किसी एक प्रोडक्ट का एटलीस्ट परचेज, सेल्स और मार्केटिंग आ जाती है तो आप उसे दूसरे पे भी अप्लाई कर सकते हो। केवल प्रोडक्शन ही ऐसी चीज़ है जो अलग अलग होती है बहुत, बाकी चीज़ें लगभग सिमिलर रहती हैं। तो इसीलिए फ्लेक्सिबिलिटी है, ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी है, एक्सपेंशन और ग्रोथ भी आसान है। ठीक है, नुकसान क्या है, डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट, 2 डिपार्टमेंट में कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा हो सकता है कि हमें फंड ज़्यादा मिले, हमें फंड ज़्यादा मिले, हमारा सामान महंगे में बनता है एक्सेट्रा, या हम ज़्यादा प्रॉफिट कमा के वापस देते हैं, कुछ भी कारण बता सकते हैं डिपार्टमेंट अपना। कॉस्टली, इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा महंगा पड़ता है। कई बार इसमें ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट भूल जाते हैं लोग और अपना डिपार्टमेंट का ही इंटरेस्ट याद रखते हैं, जिससे कि भी नुकसान होता है। इसीलिए कंपनीज क्या करती हैं अक्सर
एक नई कंपनी ही रजिस्टर कर देती है जब वो नया प्रोडक्ट निकालती है तो, और उसका पूरा का पूरा सेटअप अलग चलता है। वो केवल और केवल लास्ट में जो प्रॉफिट है वो अपना शेयर दे देता है बस। ठीक, डिफरेंस आप पढ़ोगे घर पे। अब आते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। वो दोनों तरीके के ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि एक सीजर में 2 ब्लेड ज़रूरी होते हैं, बिल्कुल वैसे। ठीक है, फॉर्मल स्ट्रक्चर बताता है जो अभी तक हम ऊपर पढ़ रहे थे, चाहे वो फंक्शनल हो चाहे वो डिविजनल हो। ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, कौन किस से बात करेगा, कौन किसके अंदर रहेगा, किसका काम किसके थ्रू होते हुए जाएगा, ये सब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है कि लोगों के बीच में सोशल रिलेशनशिप, जहाँ पे आप कोई बॉस नहीं होता, कोई एम्प्लॉय नहीं होता, सब फ्रेंड्स होते हैं। ठीक है, ये इसका भी अपना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जिस भी फर्म में इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट रहता है एक लिमिट तक, वहाँ पे लोग काम को अपना समझ के करते हैं और फर्म ग्रो करती है। वापस आते हैं फॉर्मल के बारे में ज़्यादा चीज़ें जानने के लिए। फीचर्स इसके, इट स्पेसिफाइज द रिपोर्टिंग रिलेशनशिप among various job position and nature of their interrelationship। ठीक, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि जो भी अब तक हम ऑर्गेनाइजिंग में पढ़ते आ रहे हैं वही है ना। ये क्या करता है? रिपोर्टिंग रिलेशनशिप के लिए आसान करता है कई सारे जॉब पोजीशन के लिए। ठीक है, और इंटर रिलेशनशिप अलग अलग जॉब पोजीशन का भी आपस में क्या रिलेशन है, कौन किसको काम दे रहा है, किसका किससे कोई लेना देना है नहीं है, ये सब क्लैरिफाई हो पाता है। ये बताता है कि ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव करें, किन तरीकों से, और रूल और प्रोसीजर क्या जरूरी है उसके अचीवमेंट में। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेट करता है और कई सारे डिपार्टमेंट के एफर्ट को इंटीग्रेट करता है। ठीक है, ये अक्सर टॉप प्रायोरिटी डिसाइड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली फंक्शन कैसे करे। ये इंटर रिलेशनशिप के मुकाबले वर्क पे ज्यादा एम्फेसिस करता है, ज्यादा जोर देता है ना। जो एम्प्लॉयज के बीच में इनफॉर्मल रिलेशनशिप बन रही है उस पर ध्यान नहीं देता है, काम सही से हो उस पर ध्यान देता है। एडवांटेजेस क्या है? फिक्सेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप तय कर सकते हो कि किसकी गलती है अगर कुछ होता है प्रॉब्लम तो। क्लैरिटी ऑफ ड्यूटीज, किसका क्या काम है ये साफ सबको पता रहता है। यूनिटी ऑफ कमांड, एक व्यक्ति ही मतलब किसी एक व्यक्ति को एक ही व्यक्ति कमांड देता है, 4 नहीं। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि कमांड देने वाले के अंडर एक ही व्यक्ति हो, उसके अंडर 50 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, लेकिन वो 50 वो 100 या वो कोई एक एम्प्लॉय जिस पर पिक कर रहे हो उसको कमांड देने वाला बॉस एक ही हो, सब ना हो। ठीक, कि हम भी काम बता के जा रहे हैं, आप भी काम बता के जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हेल्पफुल इन अचीविंग ऑब्जेक्टिव, बिल्कुल ये तो आप सब जगह जा सकते हैं। कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो आप मैनेजमेंट का फंक्शन, फीचर, कैरेक्टरिस्टिक, एडवांटेज कुछ भी पूछे, उसके किसी फंक्शन यानी प्लानिंग और स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इसमें से किसी का भी पूछे। 2-3 पॉइंट ऐसे हैं कि कंटिन्यूस प्रोसेस है ना, हेल्प्स इन अचीविंग फर्म फर्म गोल्स है ना, ये सब चीज़ें आप जो है सब में डाल सकते हो। ठीक है, प्रोवाइड स्टेबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशन को एक स्थिरता प्रदान करता है। डिसएडवांटेज क्या है? डिले इन एक्शन, इसके चक्कर में काम बहुत लेट हो जाता है। लैक ऑफ इनिशिएटिव, कोई भी फिर इनिशिएट नहीं करता कि हम काम करेंगे, हम काम शुरू करेंगे, क्योंकि बैठने का कहीं ना कहीं कोई स्कोप क्रिएट हो जाता है, हर कोई चाहता है वो बैठने वाला व्यक्ति मैं ही हूँ, है ना। इग्नोर ह्यूमन एलिमेंट, यानी कि फॉर्मेशन में क्या होता है, ज्यादा ध्यान दिया जाता है काम पे ना कि लोगों पर, और लोगों का जो ह्यूमन एलिमेंट है वो उसमें से धीमे धीमे जाने लगता है। इनफॉर्मल के बारे में पढ़ते हैं। एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ओरिजिनेट करता है फॉर्मल से ही, लेकिन सोशल इंटरेक्शन के कारण वो रिजल्ट करता है। ठीक, स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर इवॉल्व फ्रॉम ग्रुप नॉर्म्स एंड नॉट अ फॉर्म ऑफिशियली लेड डाउन रूल्स एंड रेगुलेशन। सही बात है, किसको किससे कैसा बिहेव करना है वो खुद ही तय करते हैं अपने इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंगली। ठीक, कोई रूल रेगुलेशन उन पर नहीं लगाना पड़ता। देयर इज नो स्पेसिफिक डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि इंफॉर्मेशन फ्लो करने का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, वो किसी भी तरफ जा सकती है, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। ठीक है, लोअर लेवल से टॉप लेवल या टॉप लेवल से लोअर लेवल। इट इमर्जेस स्पॉन्टेनियसली एंड इज नॉट डिलिबरेटली क्रिएटेड बाय मैनेजमेंट। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अपने आप ही जो है उजागर हो जाता है, ये कोई इंटेंशनली नहीं क्रिएट करता है। ठीक है, कहीं भी जाओगे पढ़ने काम करने तो देखोगे आपकी धीमे धीमे अपने आप ही 2-4 लोगों से दोस्ती हो ही जाएगी। ये किसी ने आपसे कहा नहीं होगा करने को, ये अपने आप होती है, ह्यूमन नेचर है बेसिक।
फायदे, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के फास्टर कम्युनिकेशन, बहुत तेज आप बात कर सकते हो किसी से भी। आपको ये नहीं सोचना कि ये हमारा बॉस है तो थोड़ा पूछ के जाएं, रुक के जाएं, उसका मूड देख लें, नहीं, भैया ऐसे लंच टाइम में आगे पीछे ऑफिस के हमारा दोस्त ही तो है, हम जब चाहे जा सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं, वो क्यों बुरा मानेगा, ऐसा आप सोच सकते हो। फुलफिल सोशल नीड्स, एक सोशल नीड है आपकी कि आप दिन भर किसी से मतलब कहीं पे भी काम कर रहे हो तो आप बीच में थोड़ा बहुत छोटा मोटा गैप लेके आप किसी से बातें कर सको अपनी, है ना। तो ये कुछ इस तरीके के कुछ सोशल नीड्स हैं जो इसे पूरा करता है। हेल्प्स इन अचीविंग और नेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ये मदद करता है हमारी कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके, ठीक है, पूरे हो सके। नुकसान क्या है, स्प्रेड ऑफ र्यूमर्स, अक्सर अफवाहें बहुत फैलने लगती हैं फर्म के अंदर। रेजिस्टेंस टू चेंज, लोग बदलाव नहीं लेना चाहते, एकजुट हो जाते हैं और कंपनी के खिलाफ ही चले जाते हैं कई बार। प्रेशर ऑफ ग्रुप नॉर्म्स, कई बार कुछ लोग अलग चलना चाहते हैं लेकिन वो ग्रुप के चक्कर में फंस जाते हैं। ये सब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के चक्कर में होता है, ये पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता, ठीक है। डिफरेंस आप घर पे पढ़ोगे। उसके बाद आता है आपका डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, यानी कि आप देखते हो कि किसी भी कंपनी फर्म में जो ओनर है या टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसकी अपनी एक अथॉरिटी होती है बहुत बड़ी क्वांटिटी में। वो किसी को भी जब चाहे निकाल सकता है, वो कोई भी नया प्रोजेक्ट ला सकता है, वो कोई भी चेंजेस कर सकता है, बड़े बड़े मेजर अमाउंट का खर्चा कर सकता है किसी एक चीज़ में जो शायद फ्रूटफुल ना भी होने वाली हो तब भी, है ना। इस तरीके की पावर्स रहती हैं, अथॉरिटी रहती है। बहुत ज़रूरी होता है कि ये अथॉरिटी भी टॉप लेवल से लोअर लेवल तक, मिडिल लेवल होते हुए उसी अकॉर्डिंग घटते घटते पहुंचे, और पहुंचे ज़रूर जिस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी घटती है, ठीक है। इस अथॉरिटी के डिस्ट्रीब्यूशन को, नीचे की तरफ के ट्रांसफर को हम डेलीगेशन बोलते हैं। क्या क्या प्रोसेस होता है इसका, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, सॉरी प्रोसेस नहीं है। डेलीगेशन के तीन टाइप्स हैं, तीन तरीके की चीज़ें डेलीगेट होती हैं। जैसे कि मैंने बोला था, अथॉरिटी यानी कि कोई कितना काम दे सकता है, ले सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी की उसको कितना काम करवा के पहुंचाना है वापस। और अकाउंटेबिलिटी, अगर कोई गलती होती है, प्रॉब्लम होती है तो उसकी जवाबदेही। ये सब चीज़ें डेलीगेशन कहलाती हैं। ये सब बराबर या एक घटते क्रम से टॉप लेवल मैनेजमेंट से लोअर लेवल के पास आनी चाहिए। सबसे ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी भी टॉप लेवल के पास है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, तो वहीं अथॉरिटी भी है ना। इसी तरह लोअर लेवल के पास सबसे कम अथॉरिटी है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी भी सबसे कम है, नेग्लिजिबल है कई जगहों पर तो, ठीक। चलिए, इन तीनों को हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है वैसे बहुत ज़्यादा। और इन तीनों के बीच का जो डिफरेंस है वो भी आप घर पे देखेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है, होमवर्क में। इंपॉर्टेंस क्या है डेलीगेशन अथॉरिटी का, पहला तो इफेक्टिव मैनेजमेंट। भाई जब ऊपर से नीचे डेलीगेशन, एक एग्जांपल देता हूँ बहुत अच्छा सा, मेरी आदत है वाला एग्जांपल देने की। मान लीजिए किसी फर्म में एक व्यक्ति को उसके बॉस ने कहा कि भाई, पार्ले जी की फैक्ट्री है मान लीजिए, और उसके बॉस ने कहा कि भाई ऐसा है, आज तुम्हें कम से कम 1000 पैकेट पैक करने हैं। वो पैकेजिंग सेक्शन में था, तो 1000 पैकेजिंग करनी है तुम्हें बिस्किट की, ठीक। अब उसकी फर्म का एक सेक्शन है जो जहाँ से ऑर्डर प्लेस किया जाता है किसी कंपनी को, उनके जानने वाली रेगुलर कंपनी है, जिसको प्लास्टिक और इंक का ठेका देते हैं। और फिर उसके बाद जो मशीन है वो प्लास्टिक और इंक आने के बाद उससे वो बनाता है। अब मान लीजिए उससे कहा गया कि भाई तुम्हें 300 पीस तो कल के कल ही पैक करने हैं, अगले 3 दिनों में तुम्हें 1000 पीस पैक करने हैं फॉर एग्जाम्पल। अब वो पहले दिन 300 पैक ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दी गई है लेकिन इक्वल अथॉरिटी नहीं दी गई कि वो जब ऑर्डर प्लेस करे तो सामने वाला ऑर्डर को माने और प्रोवाइड करे, है ना, थर्ड पार्टी। इसीलिए अथॉरिटी का डेलीगेट होना बहुत ज़रूरी है। तो इससे क्या होता है, मैनेजमेंट भी इफेक्टिव होता है, एम्प्लॉय भी डेवलप करता है, क्योंकि उसको एक अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ अथॉरिटी मिलती है तो उसको थोड़ा सा सेल्फ वर्थ फील होती है। मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, डेलीगेशन से जब रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, और इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या अभी हमने ऊपर पढ़ा, अथॉरिटी, ये डेलीगेट होती है तो एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होते हैं काम के प्रति, वो उस फर्म को अपना समझते हैं। फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ, मैं बताया आपको, कॉमन पॉइंट्स आप सब जगह डाल सकते हो। बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की, मैनेजमेंट की हायरार्की का यही बेस है कि कौन सबसे ऊपर है, कौन सबसे नीचे है, किस रेशियो। बेटर कोऑर्डिनेशन हो पाता है इसकी वजह से, है ना, लोग आपस में, डिपार्टमेंट्स आपस में कोऑपरेट करके चलते हैं।
इसके बाद आता है डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, जो आपका डेलीगेशन है वही आपका डिसेंट्रलाइजेशन है, और डेलीगेशन का अपोजिट है सेंट्रलाइजेशन। मतलब कि जो मेजर बिग अमाउंट में अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको नीचे की तरफ धीमे धीमे डिवाइड करते चलना, घटाते रहना, वो डेलीगेशन कहलाता है। और ऊपर वाले के पास पूरी की पूरी अथॉरिटी है, उससे लेके उसे नीचों में बांटना, इस ये भी लगभग सिमिलर चीज़ है, लेकिन इसको बोलते क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन। वहीं सबके पास थोड़ी थोड़ी अथॉरिटी है और हमने सबसे लेके मेन को दे दी, सीईओ को दे दी फॉर एग्जांपल, तो वो क्या हो जाएगा, सेंट्रलाइजेशन। ठीक है, इसके बीच का डिफरेंस आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही, कुछ खास नहीं था। डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, इन सब का डिफरेंस है ना, और आपका इम्पोर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब कि अथॉरिटी को ऊपर से उठाना और सब में बांट देना, इससे क्या क्या फ़ायदे हैं। पहला तो सबऑर्डिनेट्स के बीच में इनिशिएटिव डेवलपमेंट होता है कि हमें भी काम करना है, ये हमारा ही काम है। फ्यूचर के लिए मैनेजरल टैलेंट डेवलप करता है। ठीक है भाई, लोअर लेवल मैनेजर्स को अगर इतनी अथॉरिटी मिल जाएगी और उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी खासी होगी तो वो बहुत तेज़ी से ग्रो करने लगेंगे। क्विक डिसीजन मेकिंग, बहुत जल्दी डिसीजन ले सकते हैं आप, ले ही पाएंगे जब आप आखिरी स्टेप पे आए हुए हैं, लगभग सॉरी आप सेकेंड स्टेप पे आए हुए हैं। रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट का थोड़ा काम हल्का हो जाता है। फैसिलिटेट ग्रोथ, और ये ग्रोथ को भी फैसिलिटेट करता है, मदद करता है। ठीक है, बेटर कंट्रोल, डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से लोगों का कंट्रोल, अपनी पकड़ अपने फर्म पे, अपने चीज़ों पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बन जाती है। ठीक है, चलिए इसी के साथ चैप्टर 5 भी खत्म हो गया हमारा। अगले वीडियो में देखेंगे चैप्टर 6 जो कि है स्टाफिंग। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।